हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जितना पैसिव वॉइस आपने कंसेप्ट पढ़ा सीखा उसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। आपने इसके पहले क्या क्या सीखा, तो आपने इसके पहले ये सीखा, क्या सीखा, ये सीखा कि जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 वर्ड का भी हो सकता है, 4-5 वर्ड के भी हो सकते हैं, कितना हो बड़ा हो सकता है। और ऑब्जेक्ट की जगह पे एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक क्लॉज हो सकता है। पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक वर्ड होगा तो वर्ड को हमने बनाएंगे सब्जेक्ट, फ्रेज होगा तो फ्रेज को बनाएंगे, क्लॉज होगा तो क्लॉज को। ये सारी बातें आपने सीख चुके थे। अब आइए, इसमें हमने आपको एक क्वेश्चंस दिया था। क्या दिया था क्वेश्चंस? हमने क्वेश्चंस ये दिया था कि What do you eat? तुम क्या खाते हो? मैं उसका क्या कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ कि पैसिव में बनेगा कैसे। आप जो आंसर दिए थे खुद आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप सही दिए थे या गलत आंसर दिए थे। तो आइए पहले उस सेंटेंस को मैं लिखता हूँ। किसको? What do you eat? What do you eat? What do you eat मतलब तुम क्या खाते हो। अब देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले हमें what जो वर्ड लिखा है इसको समझना पड़ेगा कि what जो होता है ये क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपने सीखा कि who जो होता है वो डेंजरस होता है। किसके लिए बताया? सब्जेक्ट के लिए। कि who किसी सेंटेंस में जाता है तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट वहाँ से दौड़ करके बहुत दूर भाग जाता है, और जब दूर भाग जाता है सब्जेक्ट तो हु को ही सब्जेक्ट का भी काम करना पड़ता है और अपना क्वेश्चन वर्ड जो है वो तो करेगा ही करेगा, यानी कि 2 काम करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी है कि जो व्हाट है किसी सेंटेंस में जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट के लिए डेंजरस होता है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा ही करेगा, अपना व्हाट प्रश्न पूछने का। और किसी सेंटेंस में जाएगा तो समझ लेंगे कि व्हाट जो है वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि आप सीधा समझ सकते हैं कि ये किसी सेंटेंस में जाएगा तो ये क्वेश्चन वर्ड और ये ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। समझ पाए? इसका मतलब यहाँ मैंने व्हाट लिखा था ना, वो लिख रहा हूँ गलती से, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तभी से हम व्हाट बोल रहे थे। उसको आप सुधार सकते हैं कि यहाँ पे व्हाट रहेगा। क्या रहेगा? व्हाट डू यू ईट। अब बताइए, व्हाट किसी सेंटेंस में जाएगा तो क्या लिखेगा, क्या काम करेगा? पहला काम क्वेश्चन वर्ड का, दूसरा ऑब्जेक्ट का। तो व्हाट क्या है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, ये तो इसका पर्सनल काम है, सबको पता है, लेकिन इसको बीच बीच में कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम करना पड़ता है, जो कि ये किया। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड भी है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और उसके बाद ये इट मतलब खाना जो लिखे हैं ये है हमारा मेन वर्ब। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। अब इसका पैसिव बनाने के लिए बहुत ही आसान है। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लिए तो पैसिव वॉइस आसान है, कर लेंगे। क्या? ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपको मैंने यहाँ लिखवाया था सब्जेक्टिव केस, फिर यहाँ कुछ मैंने लिखा था ऐसा ऑब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस में मैंने बताया आपको आई, ऑब्जेक्टिव केस में मैंने बताया मी, यहाँ पे मैंने बताया वी, और यहाँ मैंने बताया अस। ऐसा कुछ बताए थे। अब सब लिखेंगे नहीं, सिर्फ बात करेंगे किसकी? व्हाट की। कि व्हाट जो होता है ये है हमारा सब्जेक्ट भी, और व्हाट जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट भी। मतलब व्हाट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, बिल्कुल एक नाउन की तरह। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए व्हाट को क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा व्हाट। और यहाँ पे इसे अब हम ऑब्जेक्ट नहीं क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट बोलेंगे। तो इसे आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ध्यान से सुनेंगे, ये जो सब्जेक्ट है
इसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे क्योंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड, और याद रखेंगे क्वेश्चन वर्ड ना आप 99% ये मानकर चलेंगे वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, मतलब उनके साथ एक वचन वाला वर्ब लगता है। 100% नहीं बात कर रहा हूँ, बात मैं 99% की कर रहा हूँ। कभी कभी वो प्लूरल भी हो जाते हैं, जैसे वहाँ पे कौन कौन लोग थे तो हु वर देयर, हुवर लगा दिए ना, प्लूरल हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन आप के सामने जो सेंटेंस आएंगे उनमें सिंगुलर होगा क्योंकि यहाँ पे बात सिंगुलर की तरह हो रही है। तो व्हाट के साथ आपने इज लगाया, तो व्हाट इज। उसके बाद ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने इज एम आर में इसको एक यूज कर लिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। रूल याद है ना पैसों के, तो थर्ड फॉर्म ढूंढिए, इट का इटेन, व्हाट इज इटेन हो गया। इटेन थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाई यूज किया, करते भी हैं। हर जगह बाई यूज करेंगे ये जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेज बाई यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे वर्ब आएंगे जिनके साथ कुछ अलग प्रीपोजिशन यूज होंगे, उसको हम बाद में देख लेंगे। अब बाई के बाद ना जो इसमें सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। अब यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बताइए। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो यू लिख देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स इस वजह से लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी है, साथ साथ पूछ रहा है व्हाट इज इटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या खाया जाता है। अब आप चेक कीजिए क्या आपने ऐसा ही बनाया था। अगर आप ऐसा बनाए होंगे तो बिल्कुल आपने अच्छा काम किया, ठीक है, उसके लिए वेल डन, मतलब शाबाशी दे रहे हैं आपको। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन वर्ड पे हम बात कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने ना सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अभी पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, अभी कॉन्टिन्यूस में हम जाएंगे। तो व्हाट से रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि अब ना व्हाट से रिलेटेड पैसिव वॉइस आपके गलत नहीं होने चाहिए। व्हाट और हु से रिलेटेड आएगा वो भी कर जाएंगे, व्हाट से रिलेटेड आएगा वो भी कर जाएंगे। पर कुछ लोगों ने अगर जो गलत किया है उनके लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि अब समझकर फिर से एक बार सही करेंगे वो। तो जैसे मैं दे रहा हूं, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट डू यू वांट। बनाइए इसका पैसे। देखिए इसका पैसे बनाने के लिए फिर समझना पड़ेगा व्हाट क्या है। आपने बोला सर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जब एक्टिव पैसों की बात करें तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। वो दिमाग में समझ लेना है कि क्वेश्चन वर्ड भी है साथ साथ। डू क्या है, आपने बोला हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, आपने बताया यू क्या है, सब्जेक्ट है, आपने क्या बोला, सब्जेक्ट। वांट क्या है, ये है हमारा मेन वर्ब। अब जब सब कुछ पहचान में आ गई तो पैसिव वॉइस तो बिल्कुल आसान है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट ही होता है, व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट ही होगा। और इसके हिसाब से फिर इज एम आर लगाएंगे, तो व्हाट इज मोस्ट ऑफ द केसेस सिंगुलर वर्ब। तो व्हाट इज वांटेड थर्ड फॉर्म लिखेंगे, व्हाट इज वांटेड बाय यू, यहाँ पे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही आप बनाए है ना, चलिए ठीक है। तो यानी कि आप व्हाट से रिलेटेड सेंटेंस के पैसिव वॉइस गलत नहीं करेंगे और हु से रिलेटेड नहीं गलत करेंगे। आइए किसी अगले क्वेश्चन वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं और उसके भी हम बात कर लेते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको अगर नोट करना हो वीडियो को रोकेंगे, आप नोट कर लेंगे क्योंकि मैं अभी से मिटाऊंगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अब ना यहाँ पे हुम की। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक, तुम किसको लाइक करते हो यानी कि पसंद करते हो। हुम डू यू लाइक, आप अगर बना रहे होंगे तो इसको बनाइए और कमेंट कीजिए। वैसे मैं तो बनाऊंगा ही, तो आप ना वीडियो को यहाँ पे रोक करके इसको आप कमेंट करके बना करके भेजिएगा, फिर बाद में मैं अब पढ़ा रहा हूँ तो उसको मिला लेंगे आप। चलिए आइए मिलाते रहिए।
whom do you like, तुम किसको लाइक करते हो। अब बात whom की कर लेते हैं, क्योंकि who और what से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं हमने सीख चुके हैं। तो जो whom होता है ना, ये सेंटेंस में जाता है तो ये भी दो काम करेगा। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन वर्ड, ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका? ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे सर व्हाट ना ऑब्जेक्ट होता है, हुम कैसे हुआ? देखिए हुम जो होगा ये किसी इंसान को पूछेगा, और व्हाट जो होगा किसी थिंग्स या एनिमल्स की बात करेगा। तो हुम जो होगा ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बताइए? हुम जो होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? तो हुम जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। व्हाट जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसको चलिए मिटा रहे हैं। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बाद में सीखेंगे, मिटा नहीं रहे, इसको बनाते हैं। तो हुम क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड भी होगा और ऑब्जेक्ट भी, सिर्फ इतना आपको याद करना है और कुछ नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, ये बात तो आपको पता है। हुम ऑब्जेक्ट भी होता है, ये बात भी पता हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे आपकी ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, लाइक करना पसंद करना ये हमारा मेन वर्ब है। तो इसको डायरेक्ट मैं वर्ब लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। अब हुम का यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ना, इसको मैं कई बार लिख चुका हूँ, तो जब किसी वीडियो में यहाँ बताया था कि हुम जो होता है उसका सब्जेक्ट हु होता है। तो हुम का हु अब तक तो याद हो जाना ही चाहिए। तो आपने हुम को क्या बनाया? सब्जेक्ट। मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसको मैंने पैसिव वॉइस में क्या बनाया? सब्जेक्ट। दिख रहा है आपको? अब ये सब्जेक्ट बना तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इज एम आर यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल आप बोलेंगे 99% सिंगुलर होते हैं, और ये सिंगुलर की बात हो रहा है। नहीं हो रहा है कि हुम डू यू लाइक, तुम किसको लाइक करते हो? जिसको करते हो एक ही इंसान है, किसी एक को पूछा जा रहा है कि भाई किसको आप करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेज ना आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक। तो हुम, हु इज, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर लिखेंगे बाई, जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस यू। तो हु इज लाइक्ड बाई यू, बस ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि हुम से रिलेटेड अगर सेंटेंस आपको दिखाई दिए और उनके कोई कहेंगे आपसे पैसिव में चेंज करने के लिए, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेना चाहिए। आइए इसको मैं मिटा देता हूँ। लिखना है आप लिख सकते होंगे, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आइए इसे हम मिटाते हैं। मिटा करके आपकी जांच करने के लिए, आपको चेक करने के लिए मैं एक और सेंटेंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आप उसे ना खुद से बनाइएगा कॉपी में, और बनाकर फिर थोड़ी देर बाद इस वीडियो को प्ले करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो आइए, जैसे मैंने लिखा हुम डू यू लव, मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा। एक और लिख दे रहा हूं, whom does your father teach। अब इन दोनों को आप कॉपी में खुद बनाइए और थोड़ी देर बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिए और आप चेक कीजिए कि आपने सही बनाया गलत। वैसे मैं चल रहा हूँ, बना रहा हूँ, बनाओ ना। आइए बनाते हैं। तो whom do you love, तुम किसको प्यार करते हो, ये लिखा है। बिल्कुल वैसे ही होगा, लाइक के जगह लव हो गया। तो क्या करेंगे? whom को आप यहाँ से ऑब्जेक्ट है ना, आपको पता होगा कि whom क्वेश्चन वर्ड भी होता है और ऑब्जेक्ट भी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में whom क्या है? आप बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? whom क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि who। अब ये सब्जेक्ट बना तो इसके हिसाब से इज एम आर लगाएंगे और क्वेश्चन वर्ड के साथ 99% सिंगुलर वर्ब इज। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ है लव्ड, थर्ड फॉर्म इसका। तो हु इज लव्ड बाई, और यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे मैंने किया, सही हो गया। तो हु इज लव्ड बाई यू। आइए नीचे वाले को देख लेते हैं। हुम जो है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। पता हो गया होगा अब तक ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये योर फादर, ये दोनों मिलकर के हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में एक वर्ड नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड, दो वर्ड आए हैं जिन्हें हम फ्रेज कहेंगे।
और यहाँ है हमारा वर्ब, मेन वर्ब। तो हु इज, थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेन वर्ब का, टॉट। तो हु इज टॉट, किसको पढ़ाया जाता है या कौन पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, बाई। टॉट के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखते हैं। बाई के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या है, एक फ्रेज है, और फ्रेज का सब्जेक्टिव भी सेम, ऑब्जेक्टिव भी सेम, यानी कि जैसा है वैसे ही आप यहाँ रखेंगे, बाई योर फादर। अब बताइए इसमें क्या समस्या है, आप चेक कर लिए होंगे कि आपने कहाँ तक सही बनाया। अगर आप सही बनाए तो अच्छी बात है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि आगे अब कौन सा वर्ड आ सकता है हमें। तो आपने हु से रिलेटेड सीख लिया, वर्ड से सीख लिया, हुम से सीख लिया, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब अगर आए तो गलत नहीं होने चाहिए। अब मैं यहाँ बोर्ड पे एक दो और क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ, उसको आप पैसे में बदलेंगे। अगर मैंने यहाँ लिखा विच गर्ल लाइक्स यू, इसको आप बनाएंगे पैसों में, ठीक। फिर एक सामने और लिख रहा हूँ, विच गर्ल डू यू लाइक। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, दो सेंटेंस लिखा। अब आप इनको पैसे में बनाएंगे, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, और अब बताएंगे कि क्या होगा। इस फर्स्ट को बनाइए और सेकंड को बनाइए, और आप ना इसको वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए, फिर मैं इसको बना रहा हूँ, आप प्ले करके इसको चेक कर लेंगे। ओके, तो आइए पहले मैं बना ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, पैसिव वॉइस बहुत आसान हो जाता है। कब? जब आपको पहचान करने आ जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तब जब आपको पहचान करने आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बहुत आसान हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है नहीं। पता नहीं कैसे आप कंफ्यूजन में पड़े हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। आपको कुछ लगे तो बताइए, कुछ नहीं है। देखिए अब मैं पूछूंगा विच गर्ल, इसमें क्या है, कह रहा है विच गर्ल, कौन सी लड़की लाइक्स यू, आपको लाइक करती है। भाई कोई एक लड़की है, कह रहा है कि कौन सी लड़की आपको लाइक करती है, तो भाई जो करती है वो तो सब्जेक्ट हुई। एक्टिव वॉइस में ही तो पढ़े, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, डूअर होगा। तो डूअर कौन है इसमें, एक्टिव वॉइस है। तो विच गर्ल वो लड़की है जो लाइक करती है आपको, और यू क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ ना, बिल्कुल। और ये एक वर्ब है, और विच गर्ल क्या हो गई, सब्जेक्ट, वो लड़की सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लिए। क्या पैसिव वॉइस में दिक्कत है, कुछ नहीं, बस रख देंगे बन जाएगा। आइए रखते हैं इसको भी। तो विच गर्ल लाइक्स यू, इसमें जो होगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, उसी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट, यू। कौन है, यू। तो यू को आप बनाइए, यू को आप बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, आपको याद हो जाने चाहिए। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, इस एमआर में से, तो आपको पता होगा कि यू के साथ आर आता है, बिल्कुल आता है ना, बोलिए आता है कि नहीं आता है। तो यू आर थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लाइक्ड, फिर बाय लगाएंगे, हो गया। अब बाय के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के जगह पे है क्या, कहेंगे सब्जेक्ट कौन है, विच गर्ल, कौन सी लड़की, ये पूरी की पूरी जो विच गर्ल है यही सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट की जगह पे आप देखिए एक वर्ड है या एक से ज़्यादा वर्ड है, तो आपने बोला क्या, एक से ज़्यादा वर्ड, क्या बोला आपने, एक से ज़्यादा वर्ड है। अब आप ध्यान देंगे, एक से ज़्यादा अगर वर्ड होते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो उन्हें हम वर्ड कहेंगे या फ्रेज कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रेज। क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। अगर ये फ्रेज हुआ तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वही सब्जेक्टिव केस होगा। इसका मतलब यहाँ ये जो सब्जेक्टिव है यही इसका ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों सेम होते हैं। तो इसको जैसा है वैसे उठा करके यहाँ रखना है और कुछ करना नहीं है, विच गर्ल। और ऐसा बनाने के बाद इसे अभी क्या माना जाएगा, गलत। फिर कहेंगे सर क्यों गलत, गलत इसलिए माना जा रहा है कि ये बात कई बार मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि बाई प्लस क्वेश्चन वर्ड साथ में आ जाते हैं, ये सब मिलकर के कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड।
मतलब ये क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा है, या क्वेश्चन फ्रेज बोलेंगे, वर्ड तो है नहीं, पर समझने के लिए मैं क्वेश्चन वर्ड बोल दे रहा हूँ, समझने और समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन फ्रेज है ये, तो ये क्वेश्चन वर्ड ही बोलिए। तो क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे। इसका अगर पैसिव बनाना होगा, एक काम करता हूँ ना, इस नीचे वाले को मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको बना लेता हूँ, फिर बाद में इसे मैं लिख दूंगा। अब आइए इसको हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन वर्ड को हमेशा कहाँ लिखते हैं, पहले। तो यहाँ लिखेंगे बाय विच गर्ल। ये हमारा क्या हुआ, क्या हुआ बताइए। तो ये हुआ हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है, यहाँ पे आर है ना, तो आर लिखेंगे, आप एज मत लिखिएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब इस गर्ल के हिसाब से नहीं, बल्कि यू के हिसाब से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है। तो यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा गया है, इस यू से पहले। सब्जेक्ट यहाँ पे यू ही होगा। तो बाय विच गर्ल आर यू, ये सब्जेक्ट है हमारा। क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये सब्जेक्ट है आपका। इसके हिसाब से आर लगा है, इस गर्ल के हिसाब से नहीं समझना आपको। तो बाय विच गर्ल आर यू लाइक्ड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऐसा बनाएंगे। क्या दिक्कत है, कुछ है ही नहीं इसमें। बाय विच गर्ल आर यू लाइक्ड, किस लड़के द्वारा तुम्हें पसंद किया जाता है। बाय विच गर्ल आर यू लाइक्ड, कोई है दिक्कत इसमें, बताइए। नहीं ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब कहेंगे कि सर जो दूसरा वाला आप दिए थे उसको तो थोड़ा बनाइए। तो आइए उसको भी देख लिया जाता है। इसे हम इरेज करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो फिर इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ये बताने वाली बात नहीं, आप खुद ही समझ लीजिए कि कहाँ आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इतना तो दिमाग रहना चाहिए कि हाँ वीडियो को हम रोकें, उसके बाद लिखें। ये पहला हो गया, इसे हम यहाँ से इरेज करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, अगले कंसेप्ट की तरफ। जैसे मान लीजिए मैंने बात किया यहाँ पे विच, क्या था, विच गर्ल डू यू लाइक, शायद यही था ना, विच गर्ल डू यू लाइक, यही था शायद। हाँ, विच गर्ल डू यू लाइक। अब देखिए विच गर्ल एक क्वेश्चन वर्ड भी तो है साथ साथ, नहीं लग रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी तो है। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। डू क्या है, आप बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, कई बार बताया जा चुका है, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्योंकि विच गर्ल डू यू लाइक, तुम किस लड़की को लाइक करते हो। अब जिस लड़की को आप लाइक करते हैं तो आप लाइक करने का काम कर रहे हैं, डूअर आप हो गए, तो ये आप सब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यू, मतलब यू जो है ये लाइक करने का काम कर रहा है ना, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। तो यही डूअर है, इसका मतलब सब्जेक्ट है। जिसको लाइक कर रहा है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट बना, और ये तो हमारा मेन वर्ब हुआ। बताइए कोई समस्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब लिखा है विच गर्ल डू यू लाइक। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, साथ साथ में इस क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये यहाँ ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्योंकि लाइक किसको आप करते हैं, मतलब यू किसको लाइक करता है, इस गर्ल को, विच गर्ल को। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे आप थोड़ा गौर कीजिए कि क्या ये एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो है एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। अगर ये नाउन फ्रेज है तो इसे हम उठा करके क्या करेंगे, मतलब जैसा ऑब्जेक्टिव केस है वैसा ही सब्जेक्टिव केस होगा, सेम होता है। किसी भी फ्रेज का ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस सेम होता है, या नाउन का भी सेम होता है। अलग किसके हो सकते हैं, प्रोनाउन के हो सकते हैं। आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, या मी से फिर आई बन जाता है सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे विच गर्ल, और ये अब दिमाग में ऐसा बना लेना है कि ये अब हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बना। क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में था यही ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट, उसी को पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो विच गर्ल। अब बताइए
ये सब्जेक्ट बना तब इसके हिसाब से इज एम आर लगाएंगे। और जिस लड़की को आप लाइक करते हैं वो लड़की एक है या एक से ज़्यादा? एक है। कैसे पता? कहेंगे कि सर गर्ल लिखा है इसलिए पता। ठीक है, गर्ल्स लिखेंगे भाई कौन सी लड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे गर्ल लिखा है इसलिए वो एक वचन है। क्या है? एक वचन, सिंगुलर। तो क्या करेंगे आप बताइए? इज लगाएंगे। क्या करेंगे? इज। तो विच गर्ल इज, अब ये सब्जेक्ट ये वर्ब, अब इस वर्ब के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लाइक्ड लिख देंगे। लाइक्ड के बाद क्या लिख देंगे? बाई। बाई के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो बाई यू लिख देंगे यहाँ पे। बताइए इसमें क्या समस्या है? विच गर्ल इज लाइक्ड बाई यू, किस लड़की को लाइक किया जाता है तुम्हारे द्वारा? भाई तुम्हारे द्वारा किस लड़की को लाइक किया जाता है? मैंने ऐसा लिख दिया, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ तक सही बनाया है। और आप कहें तो मैं आगे फिर क्या कर लेता हूँ, आगे की तरफ कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और एक अगले क्वेश्चंस पे हम बात कर लेते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या। इसे मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन से मैं, जैसे अगर मैं दूं यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज डज दिस वर्क, हाउ मेनी बॉयज डज दिस वर्क, कितने लड़के करते हैं इस काम को। ये क्वेश्चन हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे मैं एक दूंगा हाउ मेनी बॉयज डज ही टीच, वह कितने लड़कों को पढ़ाता है। अब इन दोनों के आप बनाइए पैसे, बहुत ही आसान है। बस पहचान कर लीजिए कौन है सब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, कौन है वर्ब, बस पैसे वैसे बहुत आसान है। चलिए तो इसको आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे और अपने हाथों से बनाएंगे। फिर मैं बनाने जा रहा हूँ, उसे आप थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे कि आप कितना सही और कितना गलत बनाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आए, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। तो हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, डज क्या है? आप बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है। आप अगर हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं तो गलत है। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो क्या है? गलत। अब आप कहेंगे सर क्यों हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता? पहले इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं तो गलत है, तो क्यों है इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। देखिए, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, दिख रहा है। अब मैं पूछूंगा आई एम अ बॉय में जो एम आपको दिख रहा है ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते सर ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हेल्पिंग वर्ब है। क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है ना, वो हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प। पूछेंगे सर किसकी हेल्प करता है? तो ये हेल्पिंग वर्ब ना किसी दूसरे वर्ब की, एक और वर्ब होता है जिसकी ये हेल्प करता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी वर्ब को हेल्प करेगा। हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब को क्या करता है? हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, सहायता करता है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, इसका मतलब अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी दूसरे वर्ब को क्या करेगा? हेल्प करेगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी और वर्ब को हेल्प कर रहा होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी और वर्ब को हेल्प कर रहा होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी और वर्ब को क्या कर रहा होगा? हेल्प। तो जिस वर्ब को ये हेल्प कर रहा है वो वर्ब कहाँ इस सेंटेंस में दिख रहा है? थोड़ा आप मुझे दिखाने की कोशिश कीजिए। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी दूसरे वर्ब की हेल्प कर रहा होगा ना, तो जिस वर्ब की हेल्प कर रहा है वो वर्ब कहाँ है? आप मुझे दिखाइए।
कहेंगे सर इस सेंटेंस में कोई वर्ब और है ही नहीं, ये अकेला है। जब ये अकेला है तो कैसे हेल्पिंग वर्ब हुआ? हेल्पिंग वर्ब किसी न किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करता है, जिसकी ये हेल्प करेगा साथ में वो भी कहीं ना कहीं होगा। इसके साथ में कोई वर्ब है ही नहीं, तो इस एम को आप कौन सा वर्ब बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। नहीं समझ पाए? आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मान लीजिए मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब मैं पूछूंगा एम क्या है, आप बोलेंगे, अब बोलेंगे कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रुकिए, इसमें इंक कम हो जा रहा है। हाँ आइए देखते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके साथ में एक और वर्ब आया है जो मेन वर्ब है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मेन वर्ब की ये हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ अकेला है तो ये किसी की हेल्प ही नहीं कर रहा है। तो यानी कि वो सेम वर्ड जो आपको एम दिख रहा है यहाँ मेन वर्ब है, पर वही सेम वर्ड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। आपको रट के नहीं बैठना है कि हेल्पिंग वर्ब होता है हर जगह, नहीं। वो कहीं पे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है तो कहीं पर मेन वर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ मेन वर्ब है। तो आपको क्या सीखने को मिला कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है तो हमारा कौन सा वर्ब होगा? वो होगा मेन वर्ब। अगर दो वर्ड हैं तब एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ एक वर्ड है तो कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। फिर मैं लिखूंगा आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब आप बताएंगे इसमें कि कौन है हेल्पिंग वर्ब और कौन है मेन वर्ब। आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखिए यहाँ जो हैव है इस सेंटेंस में, इसके अलावा कोई और वर्ब दिख रहा है? नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता। अकेला है तो मेन वर्ब, क्योंकि किसी की हेल्प नहीं कर रहा। ये हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक और वर्ब नजर आ रहा है जो है मेन वर्ब। तो क्या समझ पाए कि अगर किसी सेंटेंस में अगर एक वर्ब दिख रहा है तो वो मेन वर्ब होगा, एक से ज़्यादा वर्ब होंगे तो उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो कोई मेन वर्ब हो सकते हैं। आ गई बात समझ में यहाँ तक? तो आइए इसको हम मिटाते हैं और समझते हैं। हाँ, तो वैसे ही बताइए, हाउ मेनी बॉयज डज दिस वर्क। अब दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जो वर्क आया है ये एक नाउन है, और नाउन के पहले जो एडजेक्टिव दोनों मिल करके ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इन्हें हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाउन फ्रेज। इन्हें हम नाउन फ्रेज कहेंगे। तो इसका मतलब कि इसमें कहीं पे भी, ध्यान देंगे, कहीं पे भी दो वर्ब नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ एक वर्ब दिख रहा है, तो इसे आप बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। क्या आप बात समझ रहे हैं? ये वर्क जो है ना, यहाँ पे वर्ब नहीं है। इसको मत सोचिए कि नहीं सर यहाँ पे ये वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। नहीं, वहाँ पे वो नाउन के जैसे यूज हुआ है, क्योंकि उसके पहले दिस लगा, दिस बुक, दिस पेन लिखते हैं ऐसा, तो दिस वर्क, यह काम, बस ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, तो समझ लिए होंगे आप। इन सारी चीज़ों को मैं ऊपर लिखता हूँ। तो कह रहा हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, ये जो है सब्जेक्ट हैं, और जो लड़के हैं वही काम को करते हैं, मतलब ये जो हैं लड़के, यही डूअर हो गए, करने वाले हो गए। ये तो हमारा मेन वर्ब हो गया। और किसको करते हैं? यहाँ पे कोई काम है, कह रहा है इस काम को करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप पहचान लिए, पैसिव वॉइस आसान हो गया, नहीं हो गया? अब दिस वर्क को उठा करके आप पहले लाएंगे, मतलब उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप ऐसा लिखेंगे, दिस वर्क, ये दोनों मिलकर के हमारा सब्जेक्ट बना। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस में था ऑब्जेक्ट, और जो होगा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वही बनेगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट बना। अब वर्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऐसा आप नाउन में पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना। तो वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ सकते हैं जा करके उसे, बिल्कुल उसमें कोई बात नहीं है। तो दिस वर्क
एज लिखेंगे, अनकाउंटेबल है तो। फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेन वर्ब का, तो डन, ये मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म डन होता है, ठीक है। दिस वर्क इज डन बाय। अब बाय के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। अब आप फिर बोलेंगे सर सब्जेक्ट की जगह पे 3 वर्ड आ गए, कितने वर्ड? 3 वर्ड। अगर वहाँ पे 3 वर्ड दिख रहे हैं इसका मतलब वो वर्ड नहीं, वो फ्रेज बन गया। क्या बन गया? फ्रेज। और फ्रेज के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम, यानी कि भाई हाउ मेनी बॉयज को ऐसे ही आपने लिख दिया यहाँ, हाउ मेनी बॉयज। और जैसे आपने ऐसा लिखा इसे हम बोलेंगे ये गलत हो गया। और फिर कहेंगे सर आप इतना मन से क्यों बता रहे थे जब गलत ही बताना था? तो मन से इसीलिए बता रहे थे कि आप अब जाकर के सही समझ पाएंगे। अगर मैं गलत ना बताऊं तो आसानी से आप सही वाला नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं गलत को ही मन से बता रहा था। मतलब सही भी बताइए तो मन से बताइए, गलत भी बताइए तो मन से बताइए। मतलब किसी भी काम को कीजिए तो मन से कीजिए। आइए अब ना इसको मैं सही कहाँ करता हूँ, इनको सबको इरेज करता हूँ यहाँ से और यहीं पे मैं सही कर देता हूँ। अब क्या करेंगे ना, करेंगे यही कि इसको भी इरेज कर देते हैं, थोड़ी देर बाद इसकी हम चर्चा कर लेंगे। आइए अब ध्यान से सुनेंगे, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये बाय प्लस जो एजेंट जो मिल रहा है पूरा, ये सब आपको क्वेश्चन वर्ड नजर आएगा। क्वेश्चन वर्ड है नहीं, क्वेश्चन फ्रेज है, पर समझने और समझाने के लिए मैं वर्ड बोलूँ कोई दिक्कत नहीं होगी ना, नहीं होनी चाहिए, समझना है आपको बस। तो बाय हाउ मेनी बॉयज को मैं उठा करके यहाँ पहले लिखूंगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को हमेशा कहाँ लिखते हैं? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय हाउ मेनी बॉयज। अब बताइए डायरेक्ट अगर एक ही बार बनाऊंगा तो क्या आप समझ लेंगे? नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है आप समझ लें, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं समझ में आएगा, इसलिए मुझे ऐसा बताना पड़ रहा है। समझ गए ना कि क्यों ऐसा बता रहे हैं? आइए तो बाय हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़कों द्वारा। अब ये टोटल क्वेश्चन वर्ड है ना, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद आप कौन सा वर्ब लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड के बाद आप लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब को आपको करना पड़ेगा इस वर्क से पहले यहाँ, और वर्क है सब्जेक्ट दिस वर्क, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे दिस वर्क। तो बाय हाउ मेनी बॉयज इज दिस वर्क। फिर अब ये दोनों मिल करके हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो क्या बनेगा? बाय हाउ मेनी बॉयज इज दिस वर्क डन। ऐसे बनाए थे, बिल्कुल अगर ऐसा बनाए होंगे तो बिल्कुल सही बात है, आपने हमारी बातों को समझ लिया, या हो सकता है पहले से जानते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आइए अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, दूसरे वाले जो सेंटेंस लिखे थे यहाँ पे ना, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। अब इनको हम यहाँ से इरेज करते हैं, कर दूँ ना? तो दूसरा सेंटेंस आप तब तक देखिए क्या है। दूसरा सेंटेंस यही था, क्या था? हाउ मेनी बॉयज डज ही टीचेज, ऐसा कुछ था क्या? ही टीच था। हाउ मेनी बॉयज डज ही टीच, शायद यही था, यही था ना? अब मैं भी भूल जा रहा हूँ कभी कभी कि मैंने क्या लिखा था। क्यों भूल जा रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ मैं कैमरे के सामने हूँ, सामने कोई है नहीं, कोई याद भी दिलाने वाला नहीं है कि हाँ सर आपने यहाँ पे ये मिस्टेक किया, या आप ये सेंटेंस लिखे थे, या ये छूट रहा है। समझ रहे हैं ना? तो हाउ मेनी बॉयज डज ही टीच, हाउ मेनी बॉयज जो यहाँ पे है ना, ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है ना। और डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ही आपको सब्जेक्ट है। टीच क्या है? मेन वर्ब है। आप समझ रहे हैं? पैसे वाइज कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, लेकिन बस दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान करने नहीं आता है। जब आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान करने आ गया तो पैसिव वॉइस में कुछ है ही नहीं।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है और साथ साथ में ना ये ऑब्जेक्ट भी है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब, अब क्यों ये हेल्पिंग वर्ब है पता है? क्योंकि इसमें 2 वर्ब दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा? ये एक वर्ब है, टीच पढ़ाना एक वर्ब हो गया, समझ रहे हैं? पहले वाले में सिर्फ एक ही था तो वो मेन वर्ब था, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आइए इसको ना, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखेंगे हाउ मेनी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और एक वर्ड है या एक से ज़्यादा, आप बोलेंगे एक से ज़्यादा, तो ये वर्ड हुआ कि फ्रेज। फ्रेज का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होते हैं? क्या? हाँ बोलिए, सेम होते हैं। जो यहाँ है वही यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, ये अब बना यहाँ पे सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस में था यही ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे? इज एम आर लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि हाउ मेनी बॉयज की बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। इसीलिए मैं बोला था कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं 99% सिंगुलर वर्ब लेते हैं, 1% प्लूरल के लिए भी तो जगह छोड़िए। अब यहाँ हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, मतलब ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है, आप इज नहीं लगा पाएंगे, आर लगाएंगे, समझ रहे हैं ना? तब हाउ मेनी बॉयज आर, फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म टॉट, हाउ मेनी बॉयज आर टॉट, फिर बाई, और बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होगा, कहाँ गया सब्जेक्ट? यहाँ पे है ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे अब तक, तो क्या होगा? हिम, और क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाएंगे क्योंकि साथ साथ ये क्वेश्चन वर्ड भी है। तो हाउ मेनी बॉयज आर टॉट बाय यू, कितने लड़के पढ़ाए जाते हैं, यू नहीं है, हिम है, बाय हिम, उसके द्वारा, मतलब उसके द्वारा कितने लड़के पढ़ाए जाते हैं। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउ मेनी से भी या हाउ मच से भी रिलेटेड अगर पैसिव वॉइस आएंगे तो शायद आप बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बताइए मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा कि हाँ सर बना लेंगे, आपकी बातें समझ में आ रही है। ऐसा करेंगे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, समझ रहे हैं? तो चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ना ये वीडियो लॉन्ग होता जाएगा, ठीक है? तो मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले कंसेप्ट की तरह, आगे की कंसेप्ट जो होंगे, जो भी होंगे, उसकी हम बात उसी वीडियो में करेंगे। तो आप तब तक देखते रहें, फिर भी कोई डाउट हो आप ज़रूर बताएं।